हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजेश गुज्जर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुज्जर कोचिंग्स। और मैं आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर फर्स्ट जो है साइंस का वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट वो पहले हमने वीडियो में डाल दिया है। अभी हमारा दूसरा पार्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसमें वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है टूटना, जिसमें एक अभिकारक होगा वो टूट जाएगा और एक से अधिक उत्पादों का निर्माण कर देगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसका बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये फेरस सल्फेट जो है तीन यौगिकों में टूट जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यदि आपको वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखने का बोले तो आपको ये उदाहरण लिख लेना है। ठीक है ना, तो चलिए अगला पॉइंट क्या है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट को जो है संगमरमर का भी सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप जरूर याद करें यदि आप आगे 11th में जो है साइंस लेना चाहते हैं तो आपको अभी से जो है अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यदि आप अभी से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा और आपको जो है समस्याओं का सामना नहीं करने पड़ेगा, जो आपको आगे जाके बहुत हार्ड नहीं लगेगी साइंस। ठीक है, तो चलिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो चूना पत्थर होता है और जब उसको गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो जो है ऊष्मीय वियोजन का ही जो है उदाहरण है, जिसमें लेड नाइट्रेट है। जब उसको ताप दिया जाता है, इसको ताप देने पर जो है ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, जिसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए, जब हम लेड नाइट्रेट को एक परख नली में लेकर जो है गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट जो है किस में टूटता है, लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, याद रखिएगा हम इसमें ये कांच की नली यूज कर रहे हैं। तो आप कहोगे कांच की नली क्यों यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो भी जो है लैब में किसी भी पदार्थ को, जो किसी भी तत्व को कोई भी केमिकल को हम गर्म करना होता है तो हम कांच का पात्र यूज करते हैं। लोहे का, चांदी का हम बर्तन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो केमिकल होते हैं वो लोहा, चांदी या तांबे से भी अभिक्रिया करके कोई अन्य यौगिक बना देता है, लेकिन ये कांच होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है ना, तो इसलिए जो हम है यहाँ कांच का बर्तन ले रहे हैं, परख नली ले रहे हैं और उसमें लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल बोर्ड में जो भी है ये वाला चित्र दे दिया गया था और उसमें यहाँ पर जो है ये गैस पूछ ली गई थी कि भाई बताओ यहाँ कौन सी गैस जो है मुक्त होगी। तो इस साल मेरे को लगता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है ये वाला चित्र देकर कि यहाँ से कौन सी गैस मुक्त हुई, तो आपको बताना है यहाँ से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुक्त हुई। ये पिछले साल का यदि आपने पेपर देखा होगा तो पेपर में ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है विद्युत वियोजन, सॉरी यहाँ नियोजन नहीं वियोजन है, आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, तो विद्युत वियोजन क्या होता है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन। जब किसी पदार्थ में जो है हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसको पदार्थ को अन्य तत्वों में तोड़ते हैं तो उसे हम विद्युत वियोजन होना कहते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर हम पानी को जब है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम पानी में, तो वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो ये विद्युत वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, जब हम एक बीकर में एक प्लास्टिक का मग ले लेते हैं और उसमें जो है पानी भर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें जो है फिर हम 2 ग्रेफाइट के रॉड लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रेफाइट के रॉड है हमारे यहाँ, और फिर इसको 2 वायर से जोड़ देते हैं बैटरी से, यहाँ बैटरी से कनेक्ट है ये दोनों वायर, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और ये बैटरी जो है 6 वोल्ट की बैटरी है। आगे बैटरी वगैरह इनके बारे में आप जो आगे वाले 10th 11th चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जब बैटरी स्विच ऑन किया जाता है तो बैटरी से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, ये देख लो आप, जल जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो यहाँ भी हमने जब विद्युत धारा प्रवाहित की, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है ना। तो ये विद्युत वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। अब हमारा जो पॉइंट है वो है प्रकाशीय वियोजन। आप पता लगा सकते हो जहाँ पे भी वियोजन का शब्द आता है वहाँ पर आपको समझ जाना है वहाँ पर टूटने की बात हो रही है। मतलब यहाँ प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, इस प्रकार का वियोजन जिसमें जो है प्रकाश हम जो है प्रवाहित करेंगे, सूर्य का प्रकाश हो, ठीक है ना, तो वो हम प्रवाहित करने पर वो पदार्थ टूटेगा, यौगिक टूटेगा, तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। ताप देने पर यौगिक टूटेगा तो उसे हम तापीय वियोजन कहेंगे। ऊष्मा जो हमारे पिछले और जो टॉपिक थे उनसे रिलेटेड ये भी, जब देख सकते हैं आप सिल्वर क्लोराइड को हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वे सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। और सिल्वर क्लोराइड जो है श्वेत रंग का होता है, और जब इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये जो है धूसर रंग का दिखाई देता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिल्वर क्लोराइड वैसे तो श्वेत रंग का होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये धूसर रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण आपको लिखना है प्रकाशीय वियोजन के कारण, ठीक है। अब आगे है हमारा पॉइंट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में निम्न अभिक्रिया प्रयुक्त होती हैं। मतलब हमारी श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है, श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी होती है उसमें ये वाली अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को जो है सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, ऐसा यदि आपको पूछा जाता है तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चाहे कोई सी भी अभिक्रिया हो, यदि उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो आपको सीधी सी जो है बात याद रखनी है कि वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर विस्थापित कर दे मतलब हटा दे, ठीक है ना। तो ऐसा यौगिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक बहुत ही क्रियाशील तत्व होगा। तत्वों के बारे में आप 5th चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बहुत अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, जैसे आयरन वगैरह, ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व हैं। और सिल्वर, गोल्ड, जो प्लेटिनम, मरकरी, ये जो है बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है, मतलब ये हर किसी के साथ क्रिया नहीं करते, ठीक है ना। तो बहुत अभिक्रियाशील तत्व होगा वो जो कम क्रियाशील तत्व हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो कम क्रियाशील तत्व हैं उनको यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम, यहाँ आयरन और कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है। और इसको जब है हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये आयरन जो होता है, ये आयरन जो है कॉपर को हटा के उसकी जगह पर बैठ जाता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आयरन कॉपर की जगह पे बैठ गया है, इसको हटा दिया गया है, विस्थापित कर दिया है
कॉपर को आयरन है, ठीक है। तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे और कॉपर यहाँ अलग हो गया, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है या विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट जो था वो आयरन सल्फेट में बदल गया, ठीक है। इसको हम इस तस्वीर से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है ये परख नली ली गई है। इस परख नली में जो है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, और इसमें 2 लोहे की कील डाली है, ठीक है ना। अब इस लोहे की कील को देख सकते हैं आप, जो है ये कॉपर जो है सल्फेट आयरन जो है सल्फेट के साथ मिल गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिससे ये देख सकते हैं ओरिजिनल कील ऐसी थी और जो इस विलयन के अंदर जो कील थी वो इस रंग की बदल गई, उसने अपना रंग बदल गया क्योंकि आयरन ने जो है सल्फेट से क्रिया कर ली, क्योंकि आयरन जो होता है वो बहुत ही क्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। तो अगले वाले चित्र में आप देख सकते हो, पहले विलयन का रंग ऐसा था और बाद में जो है इसका रंग ऐसा हो गया, क्योंकि सल्फेट ने जो किया आयरन के साथ अभिक्रिया कर ली, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन होगा, ठीक है ना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी है जिसमें 2 यौगिक होंगे और दोनों यौगिक क्या करेंगे, एक दूसरे से तत्वों को बदल देंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, तो ये क्या करेगा, सोडियम बेरियम की जगह चला जाएगा और बेरियम जो है सोडियम की जगह आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, ये बेरियम जो है सोडियम की जगह पे आ गया और सोडियम जो है बेरियम की जगह पे आ गया। तो यहाँ पर क्या बना, बेरियम सल्फेट और यहाँ पे बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, तो सोडियम जो है बेरियम की जगह पे, बेरियम सोडियम की जगह पे, दोनों में आयन बदले एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है, इनमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, किसी द्रव विलयन में किसी रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि एक ठोस अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। यदि किसी भी द्रव विलयन में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, और उसमें एक श्वेत रंग का एक ऐसा मतलब एक क्रिस्टलीय पदार्थ बन जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है जो जल में नहीं घुलता है, तो उसे वो तले में जम जाता है, जाके बैठ जाता है, तो उसे जो है अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। अब जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई सी भी अभिक्रिया हो उसमें यदि अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे आप अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है उपचयन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसे उपचयन कहते हैं। जब अभिक्रिया हो रही होती है और किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे उपचयन कहते हैं। जैसे मान लो कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ये उपचयित हो गया है, ठीक है। तो उपचयन का उदाहरण आप लिख सकते हो ये वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपचयन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ह्रास मतलब कमी। जब किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है अभिक्रिया के समय तो उसे हम अपचयन कहते हैं। मान लो जब कॉपर ऑक्साइड में जो है हम हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पर कॉपर से जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर कॉपर ही बचा, ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, तो ये ठीक है, कमी हुई ना, तो इसे अपचयन कहेंगे। और हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई, तो ये कौन सी, हाइड्रोजन में वृद्धि होना मतलब उपचयन और कमी होना मतलब अपचयन, ठीक है ना, ये याद रखना है। अपचयन और उपचयन दोनों के उदाहरण आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। ये मतलब हर बार लगातार पूछी जा रही है ये अभिक्रिया। वह अभिक्रिया
जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी भी होगी और ऑक्सीजन की वृद्धि भी होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये देख लो आप, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन कमी हो गई ऑक्सीजन की, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे है हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था और यहाँ पर जिंक ही है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है, तो ये अपचयन। और कार्बन की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है, मतलब ये है उपचयन। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। आगे आता है हमारा दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। मतलब दैनिक जीवन में उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है किसी से भी, तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कोई इससे हानि होती है या कोई लाभ होता है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको बता दे रहा हूँ, उपचयन से ज़्यादातर हानि होती है। ठीक है, बहुत सारी हानि होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है संक्षारण। तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है, जिसे संक्षारण होना कहते हैं। जब कोई भी धातु, कोई भी मेटल हो, चाहे तांबा हो, चाहे लोहा हो, चाहे चांदी हो, कोई भी मेटल हो, जब वो आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल मतलब एसिड के संपर्क में आती है तो उनकी धातु की ऊपरी परत जो होती है वो कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है और वो टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे ही संक्षारण होना कहते हैं। जो पहला उदाहरण है हमारा वो है लोहे पर जंग लगना। जब लोहा जो है ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी परत मतलब खोखली होनी शुरू हो जाती है, कमजोर होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं, जिससे लोहा कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और याद रखिए, लोहे पर जंग लगने से हम क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए तो हम उस पर पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है चांदी पर काली परत चढ़ना। जब चांदी जो है हमारे पसीने के संपर्क में आती है, जैसे हमने कोई आभूषण पहन रखे होते हैं कोई से भी, ठीक है, तो आभूषण पर जो चांदी पर है जो काली परत चढ़ जाती है वो एसिड के संपर्क में आती है, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और तीसरा पॉइंट है तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। जो तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, उन पे हरी परत चढ़ जाती है कभी, तो उसका जो है कारण क्या है, संक्षारण ही है उसका कारण। ठीक है, अब हमारा अगला टॉप पॉइंट है संक्षारण से बचाव कैसे किया जाए। मतलब ये तो बात हो गई, संक्षारित होते हैं और संक्षारण से नुकसान भी है। और अब अगला पॉइंट है हमारा मेन मुद्दे की बात कि भाई संक्षारण से बचाव कैसे किया जाए। तो पहला पॉइंट है हमारा यशद लेपन करके, दूसरा विद्युत लेपन करके, मतलब विद्युत से उस पदार्थ को लेपित करके और विद्युत से लेपन की अभिक्रिया करके उसको जो है संक्षारण से बचाया जा सकता है। और अगला है हमारा पेंट करके, जैसे लोहे की पदार्थों को जो है पेंट करके जो है हम बचाया जा सकता है, और धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। कौन कौन से, यशद लेपन से, विद्युत लेपन से और पेंट करके जो है संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है वो अभी हम समझने वाले हैं। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब हमारी तैलीय पदार्थ और जैसे वसा से बने हुए पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वाद में और गंध में बदलाव आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हमने कई उदाहरण देखे होंगे, जब हम हमारी सब्जी वगैरह बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद जो है गंध मारने लग जाती है, और जब खाते हैं तो अरे बाप रे,
हालत खराब हो जाती है, इतना उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? विकृत गंधिता उसका सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो अब आता है विकृत गंधिता रोकने के उपाय। तो सबसे पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। मतलब प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके हम जो है विकृत गंधिता से बचाव कर सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब क्या? तो प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीजन का विरोध करे, जो ऑक्सीजन को बर्तन के अंदर आने ही न दे, उनका उपयोग करके। दूसरा पॉइंट है हमारा वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके। मतलब बर्तन को एकदम पैक कर दो, बंद कर दो। जैसे हमारी जो अचार की बंडी वगैरह होती है, उनको हम एकदम पैक करके रखते हैं, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन न घुसे, ऑक्सीजन से क्रिया न करे। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट आता है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करके। वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन का उपयोग कर लो। जैसे हमारे चिप्स वगैरह होता है, चिप्स में जो है हमारे, याद रखना, चिप्स में जो ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, और क्यों भरी जाती है? तो विकृत गंधिता से बचाव के लिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है शीतलन द्वारा जो है हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। जैसे हम फ्रिज में रख के अपने सामान को बचा सकते हैं, हम अपने सब्जी को फ्रिज में रख के बचा सकते हैं। जैसे सब्जी को ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखते हम, क्योंकि अच्छा नहीं रहता, ये बांस मारने लग जाता है फ्रिज भी। तो हमारे जो वेजिटेबल फ्रेश होती है ना, उनको रखते हैं हम। ठीक है, और विभिन्न सामग्री को जो है हम फ्रिज में रख के बचाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके विकृत गंधिता से बचाव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से नोट तैयार करके लेके आएंगे, और हम जो है इस चैप्टर के और पूरी 10वीं की बुक जो है साइंस की, उसका पूरे पार्टों के नोट्स बनाएंगे, और एक एक प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।